मैं एक सफेद स्केल वाले स्नेक के शरीर में रिबर्थ हो गया था और मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट भी नहीं था और पालतू शॉप में मेरी कीमत सिर्फ 9.9 युआन लगाई गई थी। लेकिन स्कूल की पहली ब्यूटी ने बस एक बार मुझे देखा और सबके विरोध के बावजूद उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की जिद पकड़ ली। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्कूल की पहली ब्यूटी गाओ सेंट हान असल में रिबर्थ होकर आई है। पिछली लाइफ में वो एक ग्रेट एम्प्रेस थी, लेकिन फोर्सिंग आर्ट पर ज्यादा फोकस करने की वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू मिस कर गई। और फिर बैटल फील्ड पर मरने के उस आखिरी पल में वो रिबर्थ होकर वापस अपनी ग्रेजुएशन क्लास में आ गई। नई लाइफ शुरू करते ही उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो फोर्सिंग प्रैक्टिस नहीं करेगी, बल्कि ब्लड और ची वाले मार्शल आर्ट्स पर फोकस करेगी। भले ही मैं तुम्हें कोई हेवनली ट्रेजर नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे अंदर एक डिवाइन सिस्टम जाग चुका है। बस मुझे लगातार ब्लड को एब्जॉर्ब करना है और मैं इन्फिनिटली ग्रो कर सकता हूँ। और अगर मैं रेयर आइटम्स को एब्जॉर्ब करूँ तो मुझे म्यूटेशन और यहाँ तक कि ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने का मौका भी मिल सकता है। तुम पूरे के पूरे इतने सफेद हो, मैं तुम्हारा नाम सियाबाई रखूंगी। गाओ सेंठान ने मेरे सामने जो झींगा रखा था उसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने तुरंत अपना मुंह खोला और उस झींगे के मीट को पकड़ लिया। मैं उसे लालच में आकर तेजी से एब्जॉर्ब करने लगा। उसी पल मेरे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइज्ड आवाज गूंज उठी। डिवाइन एब्जॉर्प्शन सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। होस्ट को फ्रोजन झींगा मीट एब्जॉर्ब करने पर बधाई। आपको ब्लड और ची के 0.1 पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को पहली बार एब्जॉर्प्शन पर बधाई। रिवॉर्ड शुरुआती प्यूरिफिकेशन स्किल ब्रॉन्ज अनलॉक हो गई है। डाइजेशन इंप्रूव हो गया है। इस अचानक आई इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने मुझे पूरी तरह एक्साइट कर दिया। ये सच में एक सिस्टम है। मैं तुरंत सिस्टम का डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगा और उसी वक्त समझ गया कि यह कितना पावरफुल है। फ्लैश ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी वाले आइटम्स को एब्जॉर्ब करके मैं ब्लड और ची पॉइंट्स कमा सकता हूँ और रेयर आइटम्स एब्जॉर्ब करने पर मुझे प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिलेंगे और नई स्किल ब्रॉन्सेस अनलॉक होंगी। मतलब साफ है, मुझे बस खाना है और खाते रहना है और मैं इन्फिनिटली इवॉल्व होता रहूंगा। इसके बाद मेरे सामने धीरे धीरे एक हल्का नीला स्क्रीन दिखाई दिया। ये मेरे बेसिक स्टेट्स का पैनल था और यहाँ सब कुछ इतना गरीब लग रहा था। अगर मैं किसी असली मॉन्स्टर से टकरा गया तो शायद वो मुझे एक ही बाइट में खत्म कर देगा। मुझे धीरे धीरे डेवलप होना होगा, बिना ज्यादा दिखावे के। ये सोचकर मैंने फिर से गाओ शेंठान की तरफ मुंह खोल दिया। शॉप वाले ने तो कहा था कि इसे 3 दिन में एक बार खिलाना काफी है। फिर मुझे क्यों लग रहा है कि ये अभी भी भूखा है। गाओ सेंठान मुझे मुंह खोले हुए देखकर कंफ्यूज हो गई। फिर उसने एक और झींगे का टुकड़ा उठाया और धीरे से मेरे मुंह के पास ले आई। 1 2 और ऐसे करके लगातार 9 टुकड़े। आखिरकार मुझे लगा कि अब और नहीं खा सकता, लेकिन मुझे कुल मिलाकर 0.9 लाइफ फोर्स मिल गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिन में 3 बार खाने से हर बार मुझे 0.1 मिलेगा। सिर्फ 3 दिन में मेरी लाइफ फोर्स 100 मिलियन से भी ऊपर चली जाएगी। जितना मैं ये सोच रहा था उतना ही ज्यादा एक्साइट होता जा रहा था। गाओ सेंठान मुझे हैरानी से देख रही थी। लगता है सियाबाई तो बहुत बड़ा खाने वाला निकला। खैर, ये तो सिर्फ सफेद झींगे हैं। 10 युआन में पूरा पैकेट मिल जाता है। अगर ये इतना खाता है तो खाने दो। गाओ सेंठान थोड़ी देर बाहर घूमी और फिर घर वापस आ गई। मैं फिर से रिबर्थ होकर इसी घर में वापस आ गई हूँ। ये घर भले ही पुराना है, लेकिन बहुत आरामदायक है। पापा मम्मी, आप दोनों ठीक हो ना? इस लाइफ में मैं कभी भी पिछली लाइफ वाली ट्रेजेडी को दोहराने नहीं दूंगी। उसकी बस कुछ लाइंस थीं, लेकिन मैं जो पहले थोड़ा कंफ्यूज था, अचानक मेरी आंखें फैल गई। रुको जरा, तो ये भी रीबर्थ हुई है। वाह, एक ट्रांसमाइग्रेटर और एक रीबर्थ, एक ही घर में 2 जीनियस। किस्मत तो देखो। मैंने अपना सिर उठाकर गाओ सेंट हान की तरफ देखा और उसी पल गाओ सेंट हान ने भी मेरी तरफ देखा। पिछली लाइफ में मेरे अंदर बीस्ट टाइमर का टैलेंट जागा था। मैंने उसमें अपनी सारी मेहनत और पैसा लगा दिया, लेकिन सिर्फ शुरुआती लेवल तक ही पहुंच पाई। 40 साल की उम्र में जाकर जब मैंने ब्लड और ची मार्शल आर्ट्स पर स्विच किया, तब जाकर मैं अर्थ लेवल तक पहुंच पाई और फिर मैं हेवनली डायनेस्टी की 8वीं महान एम्प्रेस बन गई। लेकिन अफसोस, ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। आखिरी बैटल में मैं मर गई, लेकिन पता नहीं क्यों। जब मैं ठंड से मर रही थी, उसी पल मैं फिर से रीबर्थ होकर अपनी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन क्लास में वापस आ गई। इस बार मैं 20 टैमर का रास्ता बिल्कुल नहीं चुनूंगी और तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने सिर्फ दिखावे के लिए किया है। मैं अपना सारा पैसा और एक्सपीरियंस ब्लड और ची मार्शल आर्ट्स में लगाऊंगी। जहां तक तुम्हारी बात है, भले ही मैं तुम्हें कोई रेयर ट्रेजर नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि स्कूल की पहली ब्यूटी खुद मुझसे कहेगी कि वो मेरी पूरी लाइफ मेरा ख्याल रखेगी। पहले होता तो मैं बिना सोचे मान जाता, लेकिन अभी मेरे दिल में ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 अल्पाका दौड़ गए हों। लगता है मुझे सच में ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर खाना ही सही। मैंने फिर से गांव सेंठान की तरफ मुंह खोल दिया। गांव सेंठान मेरी इस रिएक्शन को देखकर हैरान रह गई। सोचो, मैंने इतनी बातें एक स्नेक से कर डाली। चलो ठीक है, अगर भूखा है तो खा, ये कहते हुए उसने फिर कुछ झींगे के टुकड़े मेरे सामने रख दिए। फिर वो मुड़ी और टीवी देखने लगी। हमारे चैनल के रिपोर्टर के मुताबिक लिनियांग शहर में हाल ही में एक अजीब जानवर दिखाई दिया है जो किंग लेवल तक पहुंच चुका है। उसकी ताकत काफी बढ़ गई है और हो सकता है कि वो लिनियांग शहर की डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा लिनियांग शहर के सभी अवेकन लोगों को याद दिलाया जाता है जो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, बीस्ट किंग इंसानी रूप भी ले सकता है। वेस्टलैंड में हंटिंग करते समय अनजान लोगों से सावधान रहे। टीवी पर यह न्यूज सुनते ही मैं अचानक चबाना ही भूल गया। बीस्ट किंग इंसानी रूप ले सकता है। टेंशन में मैं एक पल के लिए पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उधर गांव सेंठान भी टीवी देखते हुए धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाने लगी। इस दुनिया में स्पिरिट बीस्ट को 9 लेवल में बांटा गया है। ये 9 रैंक के कल्टीवेटर्स के बराबर होते हैं और जो बीस्ट किंग लेवल तक पहुंचते हैं उनके पास कम से कम 10 लाख लाइफ फोर्स पॉइंट्स होने चाहिए। मैंने अपने 0.2 लाइफ फोर्स पॉइंट्स की तरफ देखा और एक पल के लिए मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मेरी अभी की ग्रोथ स्पीड से अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी 10 लाख पॉइंट्स तक पहुंचना है तो मुझे 10,000 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचते ही मेरा पूरा मूड डाउन हो गया, लेकिन शुक्र है मेरे पास सिस्टम है। चलो शुरुआत में एक छोटा सा गोल सेट करता हूं। जब तक बीस्ट किंग नहीं बन जाता तब तक जो मिले उसे एब्जॉर्ब करता रहूंगा। और फिर मैं दोबारा झींगे खाने में पूरी तरह डूब गया। ऐसे ही पूरे 3 दिन गुजर गए। आखिरकार मुझे सिस्टम से पहला प्यूरिफिकेशन मिलने वाला था। सिस्टम नोटिफिकेशन आया। कह सकते हैं कि इन झींगों ने अपना काम पूरा कर दिया है। अगर ऐसा है तो अब सोचने की कोई जरूरत नहीं, प्यूरिफिकेशन शुरू करो। पहला प्यूरिफिकेशन शुरू हो गया। यह प्यूरिफिकेशन 4 घंटे तक चलेगा। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन आया, अगले ही सेकंड मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं गहरी नींद में चला गया। जब मेरी होश वापस आई तो मैं लिविंग रूम की टेबल पर नहीं था, बल्कि गांव सेंट हान के कमरे में वापस आ चुका था। मेरा लंबा पतला शरीर गोल होकर बिछौने पर पड़ा था। मैं 3 दिन पहले से एक पूरा घेरा ज्यादा मोटा हो चुका था, यहां तक कि मेरी लंबाई भी बढ़कर 30 सेंटीमीटर हो गई थी। गांव सेंठान ने मुझे फिर से झींगे खिलाए, लेकिन जैसे ही मैंने एक बाइट लिया सिस्टम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लगता है अब झींगे लाइफ फोर्स पॉइंट्स नहीं दे रहे। मैंने तुरंत झींगा बाहर थूक दिया। मेरी इस अजीब रिएक्शन को देखकर गांव सेंठान की भौहें उठ गई। उसने झींगा उठाकर सूंघा, लेकिन उसमें कोई अजीब स्मेल नहीं थी। क्या तुम्हें इससे बोरियत हो गई है? गांव सेंठान ने एक और ब्लडी बीफ का टुकड़ा निकाला और मेरे सामने रख दिया। मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, तुरंत मुंह खोला और उस मीट को निगल गया। बधाई हो, होस्ट ने फ्रेश बीफ एब्जॉर्ब किया। आपको 0.2 एक लाइफ फोर्स पॉइंट्स मिले हैं। बीफ से मिलने वाले लाइफ फोर्स पॉइंट्स झींगे से कहीं ज्यादा है। वो चुपचाप मुझे मीट खत्म करते हुए देखती रही और मैं उसे उम्मीद भरी नजर से देखने लगा। गांव सेंठान तुरंत समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो मुड़ी और अपनी माँ से कहा कि आगे से ज्यादा मीट खरीदा करे ताकि इस छोटे से बच्चे के लिए भी थोड़ा बना सके। ऐसे ही और 6 शांत दिन बीत गए। हर दिन मेरी लाइफ फोर्स स्थिर रूप से 1.5 पॉइंट बढ़ रही थी। जल्द ही मेरी लाइफ फोर्स 10 पॉइंट्स तक पहुंच गई। लाइफ फोर्स अपने मौजूदा मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है। कृपया जल्द से जल्द दूसरी एवोल्यूशन शुरू करें। दूसरी एवोल्यूशन की कंडीशन, इस समय एक एवोल्यूशन पॉइंट्स की कमी है। एवोल्यूशन पॉइंट्स सिर्फ रेयर आइटम्स को एब्जॉर्ब करके मिल सकते हैं और मैं उन्हें कहां से लाऊं? मेरी अभी की ताकत और साइज के साथ जंगल में मिलने वाला कोई भी क्रिएचर मुझे एक ही हिट में मार देगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही किसी और का एवोल्यूशन पॉइंट बन जाऊं। और ठीक उसी वक्त जब मैं पूरी तरह निराश था, मैंने अचानक गांव सेंठान को अपनी मां से विदा लेते सुना। मुझे स्कूल से नोटिफिकेशन मिला है। आज स्कूल में कॉम्बैट ट्रेनिंग की प्रैक्टिकल क्लास है। सभी स्टूडेंट्स को सिमुलेशन ग्राउंड में हिस्सा लेना होगा, इसलिए डिनर के लिए मेरा इंतजार मत करना। मेरी हैरानी की बात यह थी कि गांव सेंठान ने अचानक मुझे उठाया और अपने बैग में डाल लिया। असल में वो स्पिरिट बीस्ट टैमर के रूप में हिस्सा ले रही थी और इसलिए उसे अपने स्पिरिट बीस्ट को साथ ले जाना था। उसी पल मेरी आंखें चमक उठी। कॉम्बैट ट्रेनिंग की प्रैक्टिकल क्लास, मतलब वहां दूसरे बीस्ट भी होंगे। ये तो मेरी दूसरी एवोल्यूशन का गोल्डन मौका है। जिप खुली और गांव सेंठान अपने क्लास में पहुंच चुकी थी। मैं संभल भी नहीं पाया था कि किसी नरम हाथों ने मुझे उठा लिया और अपने पास दबा लिया और फिर एक हल्की लड़की की खुशबू मेरे पास आ गई।
सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं और सियाबाई इतना बड़ा हो गया है और इसके स्केल्स भी कितने स्मूथ है। ये गांव सेंठान की करीबी दोस्त सुनयानशी थी। वो मुझे प्यार से सहला रही थी और छोड़ ही नहीं रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन यह सच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर गांव सेंठान ने भी मुझे सहलाना शुरू किया, लेकिन ये अभी भी छोटा है। अगर इसे ऐसे ही बैटल में ले गए तो ये किसी के एक बाइट में खत्म हो जाएगा। तभी बाहर से एक भारी गरजने की आवाज आई। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजे पर एक सुनहरे बालों वाला लड़का खड़ा था, जो एक बड़े आग जैसे लाल शेर को चेन से पकड़े हुए था। उसने घमंड से चारों तरफ देखा और हंस पड़ा। उसके पास खड़ा शेर इंजन जैसी गरज के साथ दहाड़ा। सब लोग इतने डर गए कि क्लास में सन्नाटा छा गया। हुआन शिहू घमंड से मुस्कुराया। फिर वो गाओ सेंठान और सुन यानशी के पास गया। सेंठान, मेरे स्पिरिट बीस्ट को देखो, कैसा लगा तुम्हें? ये फायर क्लैन का प्योर ब्लड स्टोन ईटर है। मेरे पिता ने इसे ऑक्शन से खरीदने के लिए 5 लाख खर्च किए हैं। जानवर पर 5 लाख खर्च करने की अकल है, लेकिन बेसिक मैनर्स सीखने के लिए कुछ हजार भी भारी लगते हैं। तुम शेर को क्लास में ले आए हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि सब डर गए हैं? और वैसे भी ये सिर्फ फर्स्ट रैंक कॉम्बैट बीस्ट है। इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? सुन यान्सी की बातें इतनी तेज थी कि हुआन शिहू के पास जवाब देने का मौका ही नहीं बचा। हुआन शिहू ने उसे घूरा और फिर गाओ शेंठान के हाथ में पकड़े सफेद स्नेक की तरफ देखा। तो यह है तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट। कमाल है तुम भी। पहला स्पिरिट बीस्ट किसी भी टैमर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और तुमने इसे इतनी हल्के में ले लिया। बस किसी सफेद स्नैक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर तुम्हें सही नहीं मिल रहा था तो मुझसे कह देती। मैं अपने पिता से कहकर तुम्हारे लिए बेहतर स्पिरिट बीस्ट दिलवा देता। गाओ सेंठान ने सिर हिलाया और बोली, जरूरत नहीं। फिर उसने मुझे उठाया और क्लास से बाहर चली गई और पीछे हुआन शिहू और उसका शेर हैरान खड़े रह गए। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचने के बाद क्लास टीचर ने निर्देश दिए। सबने अपने अपने हथियार और आर्मर चुने और अंदर चले गए। देखने में यह जगह बिल्कुल एक सामान्य जंगल जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, जो स्टूडेंट्स पहले साथ थे वो धीरे धीरे अलग होने लगे। सुन यानशी, जो बाहर किसी चीज से नहीं डरती थी, यहाँ अचानक बहुत शांत हो गई। एक हाथ से वो मुझे पकड़े थी और दूसरे हाथ से गाओ सेंठान का हाथ कसकर पकड़े हुए थी और बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही थी। मेरे स्नैक इंस्टिंक्ट्स की वजह से मैं सूम कर समझ पा रहा था कि 2 से 3 किलोमीटर के अंदर 3 ऐसे खतरे मौजूद हैं जिनसे खून जम जाए। इसका मतलब ये जगह खतरों से भरी हुई है। मैंने सिर घुमाकर गाओ सेंठान की आंखों में देखा। उसकी आंखों में साफ कॉम्बैट स्पिरिट था और इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। अचानक सन्नाटे को मेरे फुफकारने की आवाज ने चीर दिया। मैं एक ही पॉइंट पर घूर रहा था। ये देखकर गाओ सेंठान ने सबसे पहले रिएक्ट किया। उसने कलाई झटकी और उसके पास रखा लंबा भाला तुरंत चमकते हुए सामने आ गया। भाले की नोक सीधे हमारे पास वाली झाड़ियों की तरफ थी। अगले ही पल 40 सेंटीमीटर से भी बड़ा एक स्पाइडर झाड़ियों से कूदकर बाहर आया और सीधे मेरी तरफ झपटा। मेरा पूरा शरीर तुरंत टाइट हो गया और मैंने सुन यानशी की चीख शुरू होते हुए सुनी, लेकिन उसकी चीख पूरी निकलती उससे पहले ही भाला बिजली की तरह आगे बढ़ा। वो इतना तेज था कि हवा चीरने की सीटी जैसी आवाज भी आई और फिर बस एक चिपचिपी सी आवाज आई। अभी अभी जो खतरनाक स्पाइडर मुझे खाने के लिए तैयार था, वो गाओ सेंठान के भाले पर खत्म हो चुका था। सब कुछ इतनी स्मूथली हुआ कि एक पल के लिए भी कोई रुकावट नहीं आई। उसी पल मुझे सच में यकीन हो गया कि गाओ सेंठान सच में किसी एम्प्रेस की रीइंकार्नेशन है। ऐसा माइंडसेट किसी नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट का हो ही नहीं सकता। मैं हल्का सा हिला और एक काले वल्फ पिग की लाश की तरफ रेंगने लगा। मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बता रही थी कि ये मुझे वही देगा जो मुझे चाहिए। मैंने बिना एक सेकंड गवाए मुंह खोला और उसके सिर में दांत गड़ा दिए। ओ, इसका टेस्ट तो चिकन जैसा है। उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन आया, बधाई हो होस्ट, आपने ब्लैक वुल्फ पिग को एब्जॉर्ब किया है। आपको 0 ची और ब्लड पॉइंट्स मिले हैं। आपको 0 पॉइंट से 4 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। तो सच में एवोल्यूशन पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं? मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। एक पिग की टांग से 0.1 पॉइंट्स मिल रहा है। अगर मैं सारी टांगें खा लूं तो एवोल्यूशन के लिए जरूरी पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने एक के बाद एक करके 8 पिग लेग्स खत्म कर दिए। आखिरकार सिस्टम नोटिफिकेशन बदल गया, बधाई हो होस्ट, आपने दूसरी एवोल्यूशन की कंडीशन पूरी कर ली है। क्या आप एवोल्यूशन शुरू करना चाहते हैं? अचानक मेरे पूरे शरीर में अंदर से जलन फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा खून उबल रहा हो। मैं जो एक कोल्ड ब्लडेड स्नेक हूं, उस पल मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर फट जाएगा। सुन यान्सी ने मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी बॉडी को छुई, मैंने फुफकार मारी। वो तुरंत डरकर हाथ पीछे खींच गई। गरम है सियाबाई, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें जहर हो गया है?
लेकिन गाओ सेंठान ने बस हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसने सुनयानसी को रोका जो मुझे फिर से छूने वाली थी। सिया बाई ने सिर्फ पिग लेग्स खाए हैं, ये पॉइजन नहीं हो सकता। लगता है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं खुद को और ज्यादा कसकर गोल करने लगा। तड़पते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरी बॉडी से आधी पारदर्शी स्केल्स गिरने लगी है। जितना मैं तड़प रहा था उतनी ही ज्यादा स्केल्स उतरती जा रही थी। कुछ मिनट बाद जो जलन पूरे शरीर में फैल गई थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। प्यूरिफिकेशन पूरा हो गया। प्यूरिफिकेशन एनर्जी खर्च हो चुकी है। बधाई होस्ट। दूसरा, प्यूरिफिकेशन पूरा हो गया। भले ही मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन ये पूरी तरह वर्थ था। अब जब लाइफ फोर्स लिमिट हट चुकी है, मैं आगे भी प्यूरिफिकेशन जारी रख सकता हूँ। हमें और अंदर जाना होगा। ये टेस्ट सिर्फ 4 घंटे का है। मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। ये सब उस लाइफ फोर्स स्पेल की वजह से है। जैसे जैसे स्पिरिट बीस्ट और उसके ओनर की ताकत बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्ट का असर और ज्यादा मजबूत होता जाता है। अब मैं थोड़ा बहुत महसूस कर सकता हूँ कि सेंट हान क्या सोच रही है। और जो स्मेल पहले धुंधली थी, अब मैं साफ साफ पहचान सकता हूँ कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन का एक और फायदा है। मेरे सारे सेंस बहुत ज्यादा शार्प हो गए हैं। गाओ, सेंट हान और सुनयानशी मेरे पीछे पीछे चल रही थी। लड़ाइयाँ अब और ज्यादा होने लगी थी। इस कम घने जंगल में गाओ सेंट हान बिना रुके लो लेवल क्रिएचर्स को खत्म कर रही थी और सुन यानशी बस पीछे पीछे चल रही थी, जैसे सिर्फ साथ देने के लिए हो। मैंने एक काले फर वाले रेड आई रैबिट को खाकर अपने एवोल्यूशन पॉइंट से प्यूरिफिकेशन आर्ट को अपग्रेड किया। डेवलपमेंट ब्रांच अनलॉक हुई, एनहांस डाइजेशन। लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ खा पाता, आसमान से एक आवाज गूंज उठी। प्रैक्टिकल क्लास खत्म हो चुकी है। आधा घंटा से ज्यादा समय बीत चुका है। लियान्यू मुझे वापस रिसेप्शन सेंटर ले आई। जैसे ही हुआंग शिहू ने लियान्यू को आते देखा, वो तुरंत उसके पास दौड़ कर आया। सेंट हान, मैंने 177 पॉइंट स्कोर किए हैं। बाकियों का मैक्सिमम तो सिर्फ 45 है। तो कैसा लगा? ये कहते समय उसकी आंखों में घमंड और उम्मीद साफ दिख रही थी। उसे गाओ सेंट हान से तारीफ और ध्यान चाहिए था, लेकिन गाओ सेंट हान को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। 177 सुनकर उसने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली और फिर ठंडे तरीके से हंसते हुए अपना बैटल वीडियो अपलोड करने चली गई। सुन यानशी ने हुआन शिहू को देखकर आंखें घुमा दी। इतने हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट के साथ जो तुम्हारे पापा ने खरीदा है, तुमने इतने कम पॉइंट्स लिए हैं और फिर भी तुम्हें इस पर घमंड हो रहा है। सुन यानसी की बात सुनकर हुआन शिहू तुरंत गुस्से में आ गया। ये पॉइंट्स चाहे पापा की वजह से मिले हो, लेकिन फिर भी ये क्लास का टॉप स्कोर है। सुन यानसी हल्का सा हंसती। सिर्फ तुम ही इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अगर यंग मास्टर हुआंग को इतना ही भरोसा है तो क्यों ना हम एक शर्त लगा ले। अगर तुम्हारा स्कोर सच में सबसे ज्यादा निकला तो मैं तुम्हें एक ची और ब्लड पिल दूंगी और साथ में तुम्हारे स्पिरिट बीस्ट के लिए 2 मिक्स्ड ब्लड पिल भी दूंगी। ये सुनते ही हुआन शिहू जोर से हंस पड़ा। अभी क्लास के सारे वीडियो अपलोड भी नहीं हुए हैं, सिर्फ तुम और सेंठान। और सेंठान का ये सफेद स्नेक, ये तो साफ है कि इतना कुछ कर ही नहीं सकता। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम भले ही कमजोर नहीं हो, लेकिन एक लड़की आखिर कितनी स्ट्रांग हो सकती है कि मेरे फायर लाइन से आगे निकल जाए। मैं ये शर्त मानता हूं, अगर तुम हार गई तो मुझे सेंट हान का वीचैट कांटेक्ट दोगी। हुआंग शिहू पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। उसके चेहरे पर फिर वही घमंडी स्माइल आ गई। लेकिन अगले ही पल क्लास टीचर की आवाज गूंजी, गाओ सेंट हान 234 पॉइंट्स। सबकी नजरें तुरंत टीचर की तरफ चली गई। जो हुआन शिहू अभी तक घमंड में था वो ही जम गया। उसकी स्माइल उसके चेहरे पर ही जमकर रह गई। सुन यानशी मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर बोली, यंग मास्टर हुआ, डील तो डील होती है। अभी सबके सामने तुमने खुद ये शर्त मानी थी, अब मुकरने वाले तो नहीं होना। हुआंग शिहू का चेहरा और ज्यादा टाइट हो गया। वो पल भर के लिए कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, पूरी क्लास उससे ही घूर रही थी। चिंता मत करो, ये तो बस कुछ पिल्स ही है। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अपनी ही मानी हुई शर्त से पीछे हट जाऊं। ये कहकर हुआन शिहू ने पिल्स निकाले और सुन यानशी की तरफ फेंक दिए। अब हिसाब बराबर। वाह, यंग मास्टर हुआन तो सच में बड़े दिल वाले निकले। 4000 की पिल्स ऐसे ही दे दी। सुन यानशी ने ची और ब्लड पिल्स गाओ सेंटहान के हाथ में रख दी। फिर उसने गाओ सेंटहान का बैग खोला और मिक्स्ड ब्लड पिल मेरे सामने लहराई। सियाबाई, देखो दीदी तुम्हारे लिए क्या लाई है। मेरी स्मेल सेंस बहुत शार्प है। जैसे ही बैग खुला, एक फ्रेश खुशबू मेरी नाक में घुस गई। उसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि मैं लगभग अपना होश खो बैठा। मैंने बिना एक सेकंड सोचे मुंह खोला और सुन यानशी के हाथ की चमकती लाल पिल को एक ही बार में निकल गया। रुको, तुम्हारे पास अभी बहुत कम ची और ब्लड है। तुम्हें मिक्स्ड ब्लड पिल नहीं खानी चाहिए।
गांव सेंटहान की बात पूरी होने से पहले ही मैं पिल निगल चुका था। अगले ही पल मेरे अंदर एक जबरदस्त जलन फैल गई। बधाई हो होस्ट, आपने मिक्स्ड ब्लड पिल एब्जॉर्ब की है। आपको 28 ची और ब्लड पॉइंट्स मिले हैं। आपको 12 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। अचानक आए इस भारी ची और ब्लड के फ्लो ने मेरे शरीर को हिलाकर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भी पल फट जाऊंगा। मुझे समझ आ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो मेरा शरीर इस एनर्जी से टूट जाएगा। एवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करो। इन्हांस डाइजेशन प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स इंप्योरिटी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। इन्हांस डाइजेशन का लेवल बढ़ रहा है। लेवल 3 तक अपग्रेड हो गया। जैसे ही एनहांस्ड डाइजेशन लेवल 3 पर पहुंचा, मेरे अंदर उफन रही सारी एनर्जी तुरंत शांत हो गई। मुझे तड़पता देखकर सुनयानशी घबरा गई और माफी मांगने लगी। गाओ सेंटहान एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था और थोड़ा कंफ्यूज था। अभी कुछ सेकंड पहले मैं दर्द से तड़प रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में सब गायब हो गया। उल्टा अब मैं एक्साइटेड और खुश लग रहा था। मैंने मिक्स ब्लड पिल की पूरी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी। यहां तक कि गाओ सेंटहान, जिसने पिछली लाइफ में बहुत कुछ देखा था, वो भी हैरान रह गया। ये सफेद स्नैक जिसे मैंने ऐसे ही चुन लिया था, उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। ये समझदार है, इसका एपेटाइट बहुत खतरनाक है और ये सब कुछ एक ही बार में खा जाता है। यहां तक कि जब इसकी लाइफ फोर्स बहुत कम होती है, तब भी ये मिक्स्ड ब्लड पिल को जबरदस्ती एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सोचकर गाओ सेंटहान मुड़ा और स्टाफ से लो लेवल बीस्ट के अवशेष मांगने लगा। उसने सुन यानशी की स्पेशल ड्रिंक को पूरी तरह उनसे भर दिया। इसके बाद वो दोनों संतुष्ट होकर घर लौट गए। मिक्स ब्लड पिल की बची हुई ताकत ने मुझे लगभग 1 घंटे तक गहरी नींद में डाल दिया। जब मैं जागा तब हम घर पहुंच चुके थे। आंखें खोलते ही मैंने गाओ सेंटहान को देखा, जो बेड पर पालथी मारकर बैठा था। वो 5 हार्ट्स टू हेवन वाली पोज में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था और स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। फर्स्ट रैंक फाइटर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गाओ सेंटहान इतनी जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा। जबकि क्लास के बाकी लोग अभी भी स्टूडेंट लेवल पर ही अटके हुए हैं, वो पहले ही फाइटर लेवल तक पहुंच चुका है। अगर मेरी बात करूं तो मेरी लाइफ फोर्स अभी मुश्किल से 29.7 तक पहुंची है, जबकि तीसरे प्यूरिफिकेशन के लिए 100 पॉइंट्स चाहिए। अभी तो बहुत लंबा रास्ता बाकी है। मुझे और ज्यादा ट्रेन करना होगा और अपना लेवल बढ़ाना होगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के गाओ सेंटहान की तरफ मुंह खोल दिया। इतनी जल्दी फिर से भूख लग गई। गाओ सेंटहान ने हाथ उठाकर माथे का पसीना पोंछा। फिर उसने हल्का सा हाथ घुमाया और उसका स्पेस रिंग चमक उठा। मेरे सामने मुट्ठी के साइज का एक पतला सा लेक रख दिया गया, जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम भरा था। अब जब एनहांस डाइजेशन लेवल 3 तक पहुंच चुका था, मेरी भूख साफ तौर पर बढ़ गई थी। यह पतला लेक देखने में करीब आधा किलो का था और मैंने उसे एक ही बार में पूरा निगल लिया। बधाई हो होस्ट, आपने 3 साइडेड ब्लेड नहीं एब्जॉर्ब किया है। आपको 2.7 लाइफ फोर्स पॉइंट्स मिले हैं। आपको 0.6 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिले हैं। 2.7 लाइफ फोर्स पॉइंट्स, ये सच में काफी ज्यादा है। ये लगभग उतना ही है जितना मैं पहले पूरे दिन में खाता था, लेकिन अब भी मेरे पेट में खालीपन महसूस हो रहा था। गाओ सेंटहान ने मेरी फीलिंग्स को महसूस किया। वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर अचानक एक्साइटेड हो गया। उसने अपने स्पेस स्टोरेज से एक और मीट का टुकड़ा निकाला, जो पहले से भी बड़ा था। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, मुंह खोला और पूरा का पूरा निगल गया। बधाई हो होस्ट, आपने स्टोन टर्टल स्पिरिट को एब्सॉर्ब किया है। आपको 3.4 लाइफ फोर्स पॉइंट्स मिले हैं। आपको 0.9 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो होस्ट, प्यूरिफिकेशन ट्री की एक इनएक्टिव ब्रांच अनलॉक हो गई है। स्टोन आर्मर डिफेंस, नई एवोल्यूशन ब्रांच मिल गई है। इस अचानक मिले मौके से मेरा दिल खुशी से भर गया। ये ऐसी एबिलिटी है जो क्रिटिकल मोमेंट में मेरी जान बचा सकती है। मैं इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा। सिस्टम, मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स स्टोन आर्मर डिफेंस में डाल दो। एक्टिवेट होने के बाद मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। बस मेरी स्केल्स के नीचे हल्की सी झंझनाहट फैलने लगी और धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैल गई। मेरे शरीर की सतह पर एक हल्की एनर्जी लगातार घूम रही थी। अगर कोई अटैक मेरी स्केल्स को तोड़ भी दे तो उसे इस एनर्जी का सामना करना पड़ेगा। 10 दिनों में मेरे स्टेट्स पैनल पूरी तरह अपडेट हो गए और अभी की ग्रोथ स्पीड से बस कुछ ही दिनों में मेरी लाइफ फोर्स तीसरी एवोल्यूशन के थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगी। कुछ ही समय बाद गाओ सेंटहान को फर्स्ट रैंक वॉरियर का मेडल मिल गया, लेकिन उम्मीद के उलट वो खुश होने के बजाय थोड़ा परेशान दिख रहा था। फर्स्ट रैंक वॉरियर को हर महीने 1000 अलायंस क्रेडिट और एक लाइफ फोर्सेस बिल मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए इससे भी ज्यादा रिसोर्स चाहिए। अगर ची और ब्लड की ग्रोथ स्पीड को गिरने से रोकना है तो 3 दिन का भी ब्रेक नहीं ले सकते। इसके लिए ची और ब्लड पिल चाहिए, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी हल है, असली समाधान नहीं। सिर्फ वेस्टलैंड में जाकर हंटिंग करने से ही सही पैसे कमाए जा सकते हैं, और ये वेस्टलैंड वही जगह है
जिसे कैटाक्लिज्म के बाद बीस्ट्स ने कब्जा कर लिया है। कुछ लोग वहां से बहुत अमीर बनकर लौटे हैं, लेकिन जितना बड़ा इनाम उतना ही बड़ा रिस्क। ज्यादातर खबरें वहीं से लोगों के मरने या घायल होने की आती है। काश मैं बीस्ट वॉरियर लेवल तक पहुंच जाऊं, तब मैं बीस्ट टैमर का एग्जाम दे सकता हूं और मुझे एक्स्ट्रा मंथली इनकम मिल जाएगी। गांव सेंट हान मुझे देखते हुए ये सब सोच रहा था। मैं उसी रूटीन में दिन में 3 बार खाता रहा। ऐसे ही 3 और दिन गुजर गए और मेरा ची और ब्लड फिर से मैक्सिमम तक पहुंच गया मेरे मौजूदा रैंक के लिए। बधाई हो होस्ट। सांसे डियासी को एब्जॉर्ब करने पर आपको 2.4 ची और ब्लड पॉइंट्स मिले हैं। आपको 0 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिले हैं। तीसरे प्यूरिफिकेशन की कंडीशन पूरी हो चुकी है। क्या आप प्यूरिफिकेशन शुरू करना चाहते हैं? इस बार जो जलन हुई वो पहले से कई गुना ज्यादा थी। मेरी सफेद स्केल्स पर जैसे जलने के निशान की तरह लाल धारियां उभरने लगी। मेरा होश भी धीरे धीरे धुंधला होने लगा और जब मैं लगभग हार मानने वाला था, गाओ सेंट हान ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस कर ली। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे संभव है? यहां तक कि गाओ सेंट हान, जिसने पिछली लाइफ में एम्परर रैंक हासिल किया था, उसने भी ऐसे बीस्ट बहुत कम देखे थे जो तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, और वो भी सब के सब एम्परर ब्लड लाइन वाले होते थे। लेकिन अंदर से शॉक्ड होने के बावजूद बाहर से वो पूरी तरह शांत रहा। उसने हाथ घुमाया और उसकी हथेली में मिक्स्ड ब्लड पिल आ गई। मैं कुछ कर भी नहीं पाया। उसने बिना कुछ बोले वो पिल सीधे मेरे मुंह में डाल दी। जैसे ही पिल अंदर गई, फिर से वही एहसास आया कि मेरा ची और ब्लड फटने वाला है। लेकिन इस बार जलन धीरे धीरे कम होने लगी। सब कुछ फिर से कंट्रोल में आ गया। कुछ मिनट बाद सिस्टम की आवाज फिर से आई। बधाई हो होस्ट, आपने मिक्स्ड ब्लड पिल एब्जॉर्ब की है। आपको 20 साल के बराबर ची और ब्लड मिले हैं। आपको 8 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। बधाई होस्ट। तीसरी एवोल्यूशन पूरी हो चुकी है। मेरे सामने अब 2 मीटर लंबा सफेद स्नेक खड़ा था, जिसकी नजर बेहद खतरनाक थी। गाओ सेंट हान मुझे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। यह सब इतनी जल्दी हो गया? तुम्हारी ग्रोथ स्पीड मेरी बराबरी कर रही है। उस पल गाओ सेंट हान के मन में अजीब मिश्रित भावनाएं थी। पिछली लाइफ में उसने बीस्ट टैमर का रास्ता 20 साल तक पूरी मेहनत से अपनाया था, लेकिन आखिर में फेल हो गया। इस लाइफ में उसने शुरुआत से ही ची और ब्लड मार्शल आर्ट्स का रास्ता चुना। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सफेद स्नेक उसे इतना बड़ा सरप्राइज देगा। एक पल के लिए उसके मन में फिर से बीस्ट टैमर बनने का ख्याल आया, लेकिन उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। उसने सिर हिलाया और हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं ची और ब्लड मार्शल आर्ट्स पर फोकस करूं तो मैं जरूर वॉरियर एम्परर बन सकता हूं, लेकिन अरबों स्पिरिट बीस्ट में से जो गॉड बीस्ट लेवल तक पहुंचते हैं, उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। सफेद स्नेक की ब्लड लाइन की लिमिट आखिरकार सीमित ही है, लेकिन अगर ये बीस्ट सोल्जर बन जाए तो इतना काफी है कि मैं बीस्ट टैमर का सिलेक्शन पास कर सकूं। गाओ सेंट हान के दिमाग में प्लान बन गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि वो एक साथ ची और ब्लड मार्शल आर्ट्स भी सीखेगा और बीस्ट टैमर बनने की तैयारी भी करेगा। सारी रजिस्ट्रेशन और तैयारी के बाद एक स्टाफ उन्हें जंगल में ट्रेनिंग के लिए लेकर गया। जैसे ही मैंने जंगल में कदम रखा, मुझे हवा में बदलाव महसूस हुआ। चारों तरफ से आने वाली बीस्ट की स्मेल और ऑरा ने मुझ पर अजीब सा दबाव बना दिया। सिया बाई, बस कोशिश करो, खुद को फोर्स मत करो, गाओ सेंट हान ने कहा और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। मुझे हल्का सा याद आया कि पिछली लाइफ में हमने ये एग्जाम 4 बार दिया था और यहाँ छोड़े गए सारे एक्सोटिक बीस्ट वेस्टलैंड से आए थे। चारों तरफ की ऑरा में से मैं तेजी से सबसे कमजोर दिशा की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में मैं झाड़ियों के बीच पहुंच गया। जैसे ही मैं दुश्मन की सही लोकेशन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मेरी नाक में एक तेज स्मेल आई। अगले ही पल एक बिच्छू की पूंछ मेरी तरफ तेजी से वार करती हुई आई। वो इतना तेज था कि मैं बस मुश्किल से रिएक्ट कर पाया। मैंने सिर्फ इंस्टिंक्ट से अपना शरीर मोड़ा और आखिरी पल में उसके स्टिंग से बच गया। तभी मुझे अपना दुश्मन साफ दिखाई दिया। ये 50 सेंटीमीटर से भी बड़ा काला बिच्छू था। इसके आगे 2 बड़े बड़े पंजे थे और पीछे ऊंची उठी हुई पूंछ थी, जिसके अंत में लाल जहर भरा स्टिंग था। साला, ये तो किंग पॉइजन स्कॉर्पियन है। इससे लड़ना आसान नहीं होगा। इसकी डिफेंस बहुत मजबूत है और इसका जहर बहुत खतरनाक है। एक वार भी पड़ा तो या तो मौत या फिर अपंग होना तय है। पास खड़ा स्टाफ ये फाइट देखकर गाओ सेंट हान को दुश्मन बदलने की सलाह देने लगा, लेकिन मुझे साफ पता था कि इस स्कॉर्पियन की अटैक पावर हाई है, लेकिन इसकी हेल्थ कम है। अगर मैं दूसरा दुश्मन चुनता तो शायद और मुश्किल हो जाता, और ये काफी स्लो भी है। हर बार स्टिंग से वार करने के लिए इसे तैयारी करनी पड़ती है। थोड़ी देर की लड़ाई में ही मैंने इसकी कमजोरी समझ ली। मैंने अपने लंबे और लचीले शरीर के साथ अचानक तेजी से आगे हमला किया। मुझे आते देख स्कॉर्पियन ने फिर से अपना स्टिंग चलाया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह तैयार था। मैंने तेजी से शरीर मोड़ा और आखिरी पल में उसके वार से बच गया।
फिर मैं अचानक स्पीड बढ़ाकर मुंह खोलते हुए उसकी तरफ लपका, जैसे उसे पूरा निगल जाऊंगा। मेरे अटैक को देखकर उसने अपने बड़े पंजे आगे बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। अगले ही पल मेरी पूंछ ने चाबुक की तरह उसके साइड पर जोरदार वार किया। वो अचानक पलट गया। वो खुद को संभाल कर फिर से अटैक करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही मैं उसके चारों तरफ लिपट चुका था। मेरे 120 से ज्यादा लाइफ फोर्स पॉइंट्स लगातार उसे दबा रहे थे। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। हमारी फाइट शुरू होने से लेकर खत्म होने तक आधा मिनट भी नहीं लगा। इतनी तेज फाइट देखकर स्टाफ पूरी तरह शॉक हो गया। ये तुम्हारा सफेद स्नेक है? ये तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। जैसे ही मैंने कंफर्म किया कि स्कॉर्पियन मर चुका है, मैंने उसका एक पंजा निगल लिया। बधाई हो होस्ट, आपने 20 सोल्जर्स ग्रेट स्कॉर्पियन को एब्जॉर्ब्ड किया है। आपको 5.4 लाइफ फोर्स पॉइंट्स मिले हैं। आपको एक एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। बधाई हो होस्ट, प्योरिफिकेशन आर्ट की नई ब्रॉन्ज अनलॉक हो गई है, तो जहर से जुड़ी एबिलिटी भी मिल सकती है। स्पेशल प्रॉपर्टी वाले क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब करके नई स्किल ब्रांचेस खुलती हैं। पूरी फाइट मैंने अकेले लड़ी। गाओ सेंठान ने शुरू से लेकर अंत तक एक बार भी दखल नहीं दिया, और इसी के साथ एग्जाम पास हो गया। मैंने स्कॉर्पियन के बाकी हिस्से भी खा लिए। गाओ सेंठान को ऑफिशियली लो लेवल बीस्ट टाइमर का सर्टिफिकेट मिल गया। स्टाफ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, गाओ सेंठान, क्या ये सफेद स्पिरिट स्नेक बेचने के लिए है? वो इसके लिए 50,000 युआन देने को तैयार था। ये सुनकर मैं खुद सोच में इतनी हो गई है। एक समय था जब मेरी कीमत सिर्फ 9.9 थी और साथ में बैग फ्री में मिलता था। सिर्फ 2 हफ्तों में मेरी कीमत 5,000 गुना बढ़ गई। लेकिन गाओ सेंठान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस सिर हिलाकर मना कर दिया। स्टाफ फिर भी जोर देने वाला था, लेकिन गाओ सेंठान ने मुझे इशारा किया, सियाबाई, चलो वापस चलते हैं। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि 50,000 के ऑफर पर भी उसने एक सेकंड नहीं सोचा। जैसे उसे मेरे मन की बात समझ आ गई हो, वो मेरी तरफ मुड़ी। 50,000 बड़ी रकम है। इससे फर्स्ट और सेकंड लेवल वॉरियर का खर्च निकल सकता है, लेकिन तुम मेरे स्पिरिट बीस्ट हो और मैं अपने साथ लड़ने वाले को कभी बेचता नहीं हूं। इसके बाद के दिन बस ट्रेनिंग और ब्रेक थ्रू से भरे थे। वॉरियर बनने के बाद सेंठान को और ज्यादा रिसोर्स की जरूरत थी, और जो सप्लाई मिल रही थी वो अब काफी नहीं थी। आखिरकार 1 महीने की मेहनत के बाद गाओ सेंठान ने मुझे वेस्टलैंड ले जाने का फैसला किया। तब तक मेरी लाइफ फोर्स 500 से ऊपर जा चुकी थी। सारा सामान तैयार करके गाओ सेंठान ने मुझे अपने स्पिरिट बैग में रखा और अपने माता पिता से विदा ली। वो वेस्टलैंड जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। इस बार हमारा डेस्टिनेशन था वॉरियर टाउन नंबर 72। यहाँ हाल ही में एक बड़ी क्लीनअप ऑपरेशन हुआ था, इसलिए हाई लेवल मॉन्स्टर्स के अटैक का खतरा लगभग शून्य था। हम दोनों के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन वेस्टलैंड में सबसे बड़ा खतरा हमेशा मॉन्स्टर से नहीं होता। कभी कभी इंसान ही सबसे खतरनाक होते हैं, नए दुश्मन और पुराने झगड़े। अगर तुम वेस्टलैंड में मर भी जाओ तो लोग कहेंगे कि तुम्हें किसी मॉन्स्टर ने मार दिया। कोई इसकी जांच भी नहीं करेगा। एंट्री रजिस्ट्रेशन के बाद गाओ सेंठान धीरे धीरे मैदान में आगे बढ़ता गया और पीछे शहर की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई। जंगल के किनारे पहुंचकर उसने मुझे बाहर निकाला। हमारा ऑपरेशन एरिया शहर से 100 किलोमीटर के अंदर है। अब तुम्हारा समय है। मैंने हल्का सा सूंघा और तुरंत हवा में एक हल्की सी स्मेल पकड़ ली। थोड़ा सोचकर मैं आगे बढ़ गया। गाओ सेंठान मेरे पीछे आने लगा। हम दोनों मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चले थे कि हमारे सामने 1.5 मीटर लंबी एक बड़ी छिपकली आ गई। गाओ सेंठान से मुझे पता चला कि यह फर्स्ट रैंक सोल्जर लेवल की आर्मर्ड लिजार्ड है। इसकी हेल्थ करीब 300 है। इसके स्केल से फर्स्ट ग्रेड आर्मर बनाया जा सकता है और इसकी कीमत करीब 2000 है। जैसे ही उसने ये कहा, गाओ सेंठान भाला लेकर साइड से उस पर हमला करने दौड़ा। मैंने सामने से लगातार फुफकार कर उसका ध्यान भटका दिया, जिससे वो कंफ्यूज हो गया। जैसे ही गाओ सेंठान 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा, मैंने अचानक आगे बढ़कर उस पर प्रेशर बनाया। अगले ही पल गाओ सेंठान का भाला हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी नोक ठंडी चमक के साथ सीधा लिजार्ड के कमजोर हिस्से उसके आगे के पैर में घुस गई। लिजार्ड दर्द से दहाड़ा और पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मीटर भागने के बाद वो जमीन पर गिर गया। 10 सेकंड के अंदर ही वो पूरी तरह मर चुका था। 2000 अलायंस कॉइन्स जेब में। गाओ सेंठान ने उसका कवच अपने स्पेस स्टोरेज में रखा और आगे बढ़ गया। जल्द ही हमें एक जाइंट प्रेइंग मेंटिस मिला, जिसकी कीमत 1400 थी। फिर एक बेजे वुगोंग मिला, जिसकी कीमत 3200 थी। ऐसे ही पूरा सुबह गुजर गया। मैंने कुल मिलाकर 6000 से ज्यादा वैल्यू के मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए। अगर सब सही रहा तो आज ही हम 10,000 से ज्यादा कमा सकते हैं। ये सोचकर हमेशा शांत रहने वाला गाओ सेंठान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था और इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी एबिलिटी का था, जिससे मैं बीस्ट की लोकेशन
और ताकत पहचान सकता था। लेकिन इसके बावजूद हमें सूरज डूबने से पहले वॉरियर टाउन वापस पहुंचना था, क्योंकि रात में बीस्ट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जैसे ही मैंने व्हाइट स्ट्राइप्ड लेपर्ड का आखिरी टुकड़ा निकला, सिस्टम ने फिर नोटिफिकेशन दिया, बधाई हो होस्ट, आपने बीस्ट सोल्जर व्हाइट स्ट्राइप लेपर्ड को एब्जॉर्ब किया है। आपको 6.2 और ब्लड पॉइंट्स मिले हैं। आपको 1.3 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। इसके बाद मैंने अपनी स्टेट्स पैनल में पॉइंट्स बांटना शुरू किया। कुछ एडजस्टमेंट के बाद मेरी पूरी पैनल अपडेट हो गई। जो एनर्जी पहले मेरी स्केल्स के नीचे हल्की बहती थी, अब वो काफी ज्यादा घनी और साफ महसूस हो रही थी। अब मेरे बराबर लेवल के बीस्ट शायद ही मुझे कोई खास नुकसान पहुंचा पाएंगे, और सेकंड लेवल का जहर तो कमाल का है। दुश्मन की ताकत के हिसाब से ये पॉइजन स्टेटस देता है और सीधा हेल्थ कम करता है, मतलब ये डिफेंस को इग्नोर करता है। अगर मैं गॉड बीस्ट को भी काट लूं तो उसकी हेल्थ जरूर घटेगी। हाँ, कितनी घटेगी और वो मुझे तुरंत मार देगा या नहीं, ये अभी सोचना बाकी है। हम रुके नहीं। दोपहर के बाद हमने फिर से हंटिंग जारी रखी, लेकिन इस बार किस्मत सुबह जैसी नहीं थी। पूरा टाइम में बस एक ही जायंट आर्मर्ड लिजार्ड मिला और कोई शिकार नहीं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हम वापस वॉरियर टाउन लौट आए। आज जो भी मटेरियल मिला था सब बेच दिया। कुल मिलाकर 8,400 अलायंस कॉइन्स मिले। गाओ सेंथान ने 3 ची और ब्लड पिल और 2 मिक्स्ड ब्लड पिल खरीदी, और साथ में रात रुकने का खर्च भी दिया। पूरे दिन की कमाई लगभग खत्म हो गई। पूरा दिन मेहनत करो और 10 मिनट में सब खर्च हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने 2 मिक्स्ड ब्लड पिल खाई, मेरी सारी शिकायतें गायब हो गई। उस रात में बहुत चैन से सोया। ऐसे ही 7 दिन और गुजर गए। हर दिन लगभग पहले दिन जैसा ही था। सुबह शहर से बाहर जाकर हंटिंग करना, फिर शाम को वापस वॉरियर टाउन आना। हर दिन की कमाई लगभग 8 से 10,000 अलायंस कॉइन्स रहती थी। गाओ सेंटहान ने 20 से ज्यादा ची और ब्लड पिल जमा कर ली थी। ये उसके 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए काफी थी। मार्शल आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे। बस कुछ दिन और वेस्टलैंड में रहूंगा, फिर वापस जाकर एग्जाम की तैयारी करूंगा। गाओ सेंटहान मीट पकाते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। तभी अचानक मैं सीधा उठ गया और एक दिशा में देखने लगा। मेरा आमतौर पर सुस्त रहने वाला लुक अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। गाओ सेंटहान ने मेरी नजर को फॉलो किया। दूर उसे एक गाड़ी तेजी से हमारी तरफ आती दिखी। अचानक ब्रेक की तेज आवाज आई। एक काली एसयूवी धूल उड़ाते हुए हमारे सामने आकर रुकी। उसमें से 5 लोग उतरे, जिनके बाल पीले रंग के थे और शरीर पर टैटू भरे हुए थे। उनका लीडर सफेद बनियान और कैमो पेंट पहने था। उसके हाथ में एक लंबी पतली तलवार थी। उन 5 से ची और ब्लड की भारी ऑरा निकल रही थी। साफ था कि मामला ठीक नहीं है। अरे छोटी, यहां अकेली क्या कर रही हो? ऊपर से एक स्नैक भी साथ में है। तुम्हें पता नहीं ये वेस्टलैंड है, यहां बहुत खतरा है। लीडर ने गाओ सेंटहान को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। चाहो तो बड़ा भाई तुम्हारी रक्षा कर सकता है। गाओ सेंटहान के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। उसने हल्का सा भौं सिकोड़ लिया। घर में कुछ जरूरी काम है। मैं बस जल्दी से शहर में सप्लाई लेने आई हूं और वापस चली जाऊंगी। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लीडर हंस पड़ा। इतनी प्यारी लड़की इतनी आसानी से झूठ भी बोल लेती है। सुबह शहर सप्लाई लेने गई थी, फिर यहां अकेली क्यों है? तुम्हारे लोग तुम्हें अकेला छोड़ गए या तुम खुद यहां आकर हमें फंसाने आई हो? ये तो ठीक नहीं किया तुमने। इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकालकर सीधे गांव सेंटहान की तरफ तान दी। तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने मदद करने वालों से झूठ बोला। अपना स्टोरेज रिंग निकालो। गांव सेंटहान का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक भारी लाइफ फोर्स का प्रेशर हम पर टूट पड़ा। मुझे लगा जैसे कोई पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया गया हो। हिलना भी मुश्किल हो गया। छोटी, समझदारी से काम लो। अपना स्टोरेज दे दो, हमें सिर्फ तुम्हारी चीजें चाहिए। जान नहीं, हमारी इन दिनों की कमाई कम भी नहीं थी। सारी अलायंस कॉइन्स गाओ सेंटहान ने लाइफ फोर्स बिल में बदल दी थी। अगर अभी सब दे दिया तो 8 दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये बात साफ थी कि गाओ सेंटहान ऐसा नहीं करना चाहता था। जब लीडर ने देखा कि वो मान नहीं रही, उसने अपने आदमी को इशारा किया। उसने चाकू निकालकर मेरी गर्दन पर रख दिया। मुझे थोड़ा खून देखना बुरा नहीं लगता, लेकिन इतनी प्यारी लड़की को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरुआत तुम्हारे पालतू से करते हैं। मैं घबरा गया और तुरंत अपनी पेनल खोलकर डिफेंस को लेवल 3 तक बढ़ा दिया। शायद इससे मैं थोड़ी देर टिक पाऊं, लेकिन उनके सामने यह भी बेकार लग रहा था। लीडर ने गिनती शुरू की। जैसे ही उसने 3 कहा, उसकी तलवार ऊपर उठी और तेजी से नीचे आने लगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। आखिरी पल में गाओ सेंटहान ने समझौता कर लिया। वो 5 थे और पूरी तरह लूटने के इरादे से आए थे। अगर वो मुझे मार भी देते तो भी रिंग नहीं छोड़ते, तो फिर बेकार लड़ाई क्यों? गाओ सेंटहान ने अपना स्टोरेज रिंग निकालकर उनकी तरफ फेंक दिया। बस ऐसे ही ठीक है।
लीडर ने रिंग उठाकर उसे चेक करना शुरू किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने फिर गाओ शेंटहान की तरफ देखा। छोटी मजाक मत करो, यह सिर्फ 20 ची और ब्लड पिल है। क्या तुम हमें भिखारी समझ रही हो? गाओ सेंटहान के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इन लुटेरों के लिए यह कुछ भी नहीं था। हम 5 लोग हैं, ये 20 पिल्स बांटकर क्या मिलेगा? जो कुछ है सब निकालो। गाओ सेंटहान अंदर से टूटने लगी। उसने समझाया कि वो अभी नई आई है और उसके पास बस इतना ही है, लेकिन लीडर को उस पर भरोसा नहीं हुआ। अभी भी झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्पिरिट स्नेक है और सिर्फ 20 पिल्स है। अब खुद से नहीं दोगी तो मैं खुद चेक करूंगा। उसने तलवार वापस रखी और उसके चेहरे पर गंदी मुस्कान आ गई। सियाबाई, गाओ सेंटहान, जो अभी तक टेंशन में था, अचानक शांत हो गया। उसने पैर से जमीन में गड़े भाले को उछाला और हाथ में पकड़ लिया। उसी पल मैंने मुंह खोला और पास खड़े आदमी के टखने पर झपट पड़ा, लेकिन वो पहले से तैयार था और आसानी से बच गया। उसने तुरंत तलवार उठाकर मेरे सिर पर वार करने की कोशिश की। मैंने रिस्क नहीं लिया और पीछे हट गया। उधर गांव शेंठान भी फेल हो गया। उसने लीडर को पहले खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ताकत के फर्क के सामने उसकी टेक्निक काम नहीं आई। कुछ ही वार के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। ओह, ये लड़की तो काफी तेज निकली, लेकिन मजा तो तभी है। तुम लोग इस स्नेक को मारो और इस लड़की को मेरे लिए छोड़ दो। फिर मजा लेने के बाद तुम सब भी अपनी बारी लेना और उसके बाद उस शॉर्जिन को भी खत्म कर देंगे। उसके ये गंदे शब्द सुनकर भी गाओ सेंटहान चुप रहा। उसने हल्का सा सिर झुकाकर मेरी तरफ देखा। ये लोग मेरे लिए आए हैं, मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। मेरे मरने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खुद खत्म हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। ऐसे वक्त पर यह फेयरवेल वाली बातें करने का टाइम है क्या? मेरे पास मजाक करने की ताकत भी नहीं बची थी। मुझे नहीं पता वो कितनी देर उन्हें रोक पाएगी, लेकिन एक बात साफ थी, अगर वो मर गई तो मैं भी बचने वाला नहीं हूं। तो फिर क्यों ना लड़ाई लड़ी जाए? अगर एक को साथ ले गया तो घाटा नहीं, 2 को ले गया तो फायदा ही फायदा। मैंने चारों दुश्मनों को गौर से देखा। दिमाग तेजी से प्लान बना रहा था। वो धीरे धीरे करीब आ रहे थे और लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती थी। तभी दूर से एक और गाड़ी तेजी से हमारी तरफ आई। ये क्या है? इतने लोग कहां से आ रहे हैं? कुछ ही सेकंड में वो गाड़ी हमारे पास आकर रुक गई। फिर उसकी खिड़की धीरे से नीचे हुई। अंदर एक लड़की बैठी थी जो गाओ सेंटहान से बस 2 साल बड़ी लग रही थी। उसकी एक नजर ने ही मुझ पर भारी दबाव डाल दिया। ये एक 3rd रैंक फाइटर थी। उन 5 के चेहरे तुरंत बदल गए। सिर्फ एक 20 जनरल के लिए ये औरत क्यों आ गई? छोड़ो, यहां से निकलते हैं, जल्दी करो, नहीं तो कोई और पहले पहुंच जाएगा। स्पष्ट था कि इस नई लड़की के आने से उनका पूरा प्लान बिगड़ गया। जैसे ही मैंने देखा कि वो 5 जाने वाले हैं, मैंने राहत की सांस ली। लेकिन गाओ सेंटहान ऐसा नहीं सोच रहा था। सीनियर जहान रुकिए, उसने जोर से आवाज लगाई। जो एसयूवी जा रही थी वो तुरंत रुक गई। फ्रंट सीट का दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर आई। उसने टाइट ब्लैक सूट पहना था और कमर पर 2 छोटे डैगर लगे थे। उसके साथ एक आदमी भी था जो सिल्वर आर्मर में था, छोटे बाल और मजबूत शरीर वाला। उसका चेहरा सख्त था और बिना किसी भाव के। लड़की चुप रही। उसने सबको एक नजर से देखा और फिर गाओ शेंटहान की तरफ देखा। तुम मुझे जानती हो, उसकी ऑरा में जबरदस्त दबाव था। वो सिर्फ 3rd रैंक फाइटर नहीं थी, उसकी लाइफ फोर्स यहां मौजूद सभी से ज्यादा थी। गाओ सेंटहान ने खुद का परिचय दिया। मैं शुइमू प्रेप अकादमी के इंस्ट्रक्टर गाओ जियान की बेटी हूं। मैंने पहले सीनियर झान और सीनियर झाओ को कैंपस में देखा है। सिर्फ नाम सही था, बाकी सब झूठ था, लेकिन उन दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। झान नाम की लड़की ने सिर हिलाया। अच्छा, तो तुम जूनियर गाओ हो? ये देखकर मुझे हंसी आ गई। इतना बड़ा झूठ भी उसने सच मान लिया। यहां तक कि वो 5 पीले बाल वाले भी बिना शक के मान गए। शुइमो अकादमी के इंस्ट्रक्टर की बेटी को छेड़ना आसान बात नहीं थी। अगर ये बात बाहर जाती तो उनका जीना मुश्किल हो जाता। 5 ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी हरकतें सबकी नजर में आ चुकी थी। मैंने सुना है कि सीनियर झाओ और सीनियर झान बहुत न्यायप्रिय है। ये 5 मेरा स्टोरेज रिंग ले गए हैं। उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे। ये सुनते ही 5 गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत कहा कि रिंग उसने खुद दी थी, हमने कुछ नहीं छीना। झान लान ने ठंडे अंदाज में कहा, अगर लिया है तो वापस करो। हमने कुछ नहीं लिया तो वापस क्या करे? क्या अब शुइमू अकादमी के स्टूडेंट जो बोले वही कानून है? पीले बाल वाला लीडर कुछ और बोलने वाला था, लेकिन झान लान ने अपना हाथ डैगर पर रख दिया। शुइमू के स्टूडेंट इतने कमजोर नहीं होते कि कोई भी उन्हें परेशान कर सके। अगर तुम लोग आसानी से नहीं दोगे तो फिर देखते हैं तुम इसे बचा पाते हो या नहीं। ये सुनकर 5 पूरी तरह सतर्क हो गए। झान लान, ज्यादा मत उछलो, जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे, लेकिन तुम भी बच नहीं पाओगे।
एक स्टोरेज रिंग के लिए इतना रिस्क लेना सही है क्या? लेकिन झान लान ने जवाब देने के बजाय अपने दोनों डैगर निकाल लिए। उसके साथ खड़े झाओ लियांग ने भी अपनी लंबी तलवार निकाल ली। दोनों को हथियार निकालते देख लीडर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर मजबूरी में उसने स्टोरेज रिंग गाओ सेंट हान की तरफ फेंक दिया। आज की ये बेइज्जती हम नहीं भूलेंगे, तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। ये कहकर वो सब गाड़ी में बैठकर चले गए। जब वो काफी दूर चले गए तब गाओ सेंट हान ने झान लान और झाओ लियांग को धन्यवाद दिया। आज आप लोगों ने मदद नहीं की होती तो हालात बहुत खराब हो जाते। इसके बाद गाओ शेंटहान को पता चला कि इस एरिया में एक लो लेवल लॉर्ड बीस्ट छुपा हुआ है। वो पहले से घायल है और बहुत कमजोर हो चुका है। अभी उसकी ताकत बस बीस्ट जनरल लेवल के आसपास है, लेकिन फिर भी लॉर्ड लेवल बीस्ट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। उसके मटेरियल्स लाखों तक के हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ इतने सारे फाइटर ग्रुप इकट्ठा हो रहे हैं। ये सुनकर गाओ सेंटहान की आंखें चमक उठी। वो टीम बनाने की सोच रहा था, लेकिन झान लान ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। उसे लगा कि गाओ सेंटहान उनके लिए बोझ बन जाएगा, लेकिन गाओ सेंटहान का सोच अलग था। लॉर्ड बीस समझदार होते हैं। अगर उन्हें खतरे का एहसास हो जाए तो वो जगह बदल लेते हैं। ये शहर छोटा नहीं है, इसका एरिया 20 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या आप गारंटी दे सकती है कि आप उस बीस्ट को दूसरों से पहले ढूंढ लेंगी? मेरा स्पिरिट बीस्ट स्मेल से मॉन्स्टर्स की लोकेशन और ताकत पहचान सकता है। ये सुनते ही झान लान और झाओ लियांग ने मेरी तरफ देखा। लेकिन जूनियर गाओ, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर हम तुम्हें साथ ले भी जाएं तो भी हम कुछ शेयर नहीं करेंगे। वेस्टलैंड का नियम है, जो जितना योगदान देता है उसे उतना ही मिलता है। तुम और तुम्हारा स्नेक दोनों की फाइटिंग पावर बहुत कम है। तुम न लड़ पाओगी और हमें तुम्हें बचाना भी पड़ेगा। चिंता मत करे सीनियर, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए साथ चलना चाहती हूँ। हालांकि गाओ सेंटहान बहुत ईमानदार दिख रहा था, लेकिन उसकी जिद ने मुझे थोड़ा शक में डाल दिया। लेकिन झान लान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, साथ चलते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और इसी तरह 3 इंसान और एक स्नेक की टीम बन गई। फिर हम सब वेस्टलैंड के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। हमारा टारगेट था सिटी नंबर 0541। ये पहले एक इंडस्ट्रियल सिटी था, लेकिन कैटाकलिज्म के बाद ये खंडहर बन चुका था। जब हम सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर दूर पहुंचे तो हमने गाड़ी छोड़ दी ताकि दूसरे ग्रुप को पता न चले। गाओ सेंटहान ने मुझे बाहर निकाला। सिया भाई, ट्राई करो, क्या तुम कुछ ढूंढ सकते हो? यहाँ की हवा अलग है, यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स की स्मेल है और हर स्मेल अलग जानकारी दे रही है। इतनी ज्यादा जानकारी प्रोसेस करना आसान नहीं था। मैं 2 मिनट तक बिल्कुल शांत रहा। फिर मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। मेरे इस रिएक्शन से झान लान और झाओ लियांग दोनों हैरान हो गए। ये स्नैक तो काफी इंटेलिजेंट है। इतना स्मार्ट बीस्ट बहुत कम देखने को मिलता है। उनकी तारीफ पर गाओ सेंट हान बस हल्का सा मुस्कुराया। लगता है हमें और अंदर जाना होगा। हम आगे बढ़ते गए, लेकिन 3 घंटे बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। लगभग पूरा शहर छान लिया था। क्या हम सही जगह आए हैं? गाओ सेंट हान थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन झान लान ने मैप देखते हुए कहा, यह बीस्ट घायल है, ये इतनी आसानी से भागेगा नहीं। लेकिन इतने सारे ग्रुप उसे ढूंढ रहे। तभी अचानक गाओ सेंट हान और झान लान ने एक साथ कहा, माइंस। कैटाक्लिज्म से पहले यहाँ खदानें थी जहां ये बीस्ट आसानी से छिप सकता है। हम तुरंत उस माइन एरिया की तरफ बढ़ गए, लेकिन वहां की हालत हमारी उम्मीद से ज्यादा खराब थी। 2 माइन पूरी तरह धंस चुकी थी। इससे गलत जगहें तो हट गईं, लेकिन हमारा समय बर्बाद हो गया। रास्ते में हमें और भी ग्रुप मिले। अगर हम देर करते तो कोई और पहले पहुंच जाता। इसलिए फैसला लिया गया, हर कोई एक एक माइन चुनेगा। 1 किलोमीटर अंदर तक जाकर चेक करेगा। अगर कुछ नहीं मिला तो वापस आएगा। झान लान ने तुरंत एक माइन चुन ली। झाओ लियांग ने भी अपनी चुन ली। गाओ सेंट हान ने सबसे दूर वाली साउथ माइन चुनी। हम तीनों अलग अलग गए। दोनों की माइन खाली निकली। अब बस एक ही माइन बची थी, जो गाओ सेंट हान ने चुनी थी। हम सब उसके बाहर खड़े थे। उस अंधेरी गुफा को देखकर मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे वहां से भाग जाना चाहिए। ये फीलिंग पहले कभी नहीं आई थी। क्या सच में यही सही जगह है? मैंने गाओ सेंट हान की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चलो, झाओ लियांग ने टॉर्च निकाली और सबसे पहले अंदर गया। हम सब उसके पीछे गए। 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, हम धीरे धीरे अंदर जाते गए। अचानक मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेरा शरीर खुद रुक गया। ये बहुत हल्का था, लेकिन मैं पूरी तरह यकीन में था। ये लाइफ फोर्स की लहर किसी साधारण बीस्ट की नहीं हो सकती। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। गाओ सेंट हान पहले ही समझ गया था कि मैंने कुछ महसूस किया है। उसने धीरे से पूछा, सिया बाई, कुछ मिला क्या? ये सुनते ही झान लान और झाओ लियांग रुक गए। उनके चेहरे पर उत्साह आ गया। शुरू में वो बस इतना जानते थे कि मैं स्मेल से बीस्ट ढूंढ सकता हूँ,
लेकिन अब सच में हम उसी की मदद से उस लॉर्ड बीस्ट तक पहुंचने वाले थे। अब साफ था कि पहले वाली डील फॉलो नहीं की जा सकती। इसलिए झान लान ने गाओ सेंट हान से कहा, पहले इस लीडर को खत्म करते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। गाओ सेंट हान ने हाथ घुमाया और अपने स्पेस स्टोरेज से 2 हुन युआन पिल निकाली। उसने वो मुझे देते हुए कहा, हमें इसे ढूंढने में मदद करो। मैंने मुश्किल से खुद को यहां से भागने की इंस्टिंक्टिव इच्छा से रोका। मैंने उस टूटती हुई स्मेल को फॉलो किया और तीनों को अपने पीछे गहराई में ले गया। जितना हम अंदर जाते गए उतनी वो हल्की स्मेल साफ और तेज होती गई। जल्द ही पूरी सुरंग उसी डरावनी स्मेल से भर गई जिससे मेरे अंदर जानवरों वाला डर उठ रहा था। अचानक एक भारी और लंबी दहाड़ गूंजी। तीनों तुरंत रुक गए, उनकी सांसें भी हल्की हो गई। आवाज से साफ था कि उसकी ऑरा बहुत खतरनाक है, लेकिन उसमें दर्द और कमजोरी भी थी। झाओ लियोंग आगे रहेगा, मैं उसके घावों पर वार करने का मौका ढूंढूंगी। जूनियर गाओ, तुम साइड से कवर करना और उसका ध्यान भटकाना, लेकिन सीधे फाइट में मत कूदना। झान लान ने धीरे से आखिरी इंस्ट्रक्शन दिया। गाओ सेंट हान ने सिर हिलाया। उसने अपना फॉरेस्ट बेल्ट एक्टिव किया और मुझे अंदर खींच लिया। हम तीनों अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़े। 200-300 मीटर और अंदर जाने के बाद अचानक हमारे सामने एक बड़ा खाली स्पेस खुल गया। ये जमीन के नीचे एक विशाल नेचुरल गुफा थी। सबसे पहले जो दिखा वो 4 मीटर से भी बड़ा एक बीस्ट था। उसके 4 भेड़िए जैसे पैर थे और उसकी पीठ से हड्डियों जैसे नुकीले स्पाइक्स निकले थे। लो लेवल, लॉर्ड, स्टील, बोन, वुल्फ किंग। उस पल हम तीनों ने सांस रोक ली। हमारी 3rd रैंक की ताकत के साथ ऐसे बीस्ट का सामना करना खुद में बहुत बड़ा रिस्क था। ऊपर से ये ब्लड थर्स्टी वुल्फ था। झान लान और झाओ लियांग भी साफ तौर पर नर्वस हो गए थे। एक अच्छी बात यह थी कि वो सच में बुरी तरह घायल था। करीब 2 मीटर लंबा घाव उसके पेट को लगभग चीर चुका था। खून लगातार बह रहा था। हम तीनों चुपचाप उसे अपने घाव चाटते हुए देखते रहे। कोई भी बिना सोचे हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन ज्यादा देर इंतजार करना भी सही नहीं था। वो पहले से कमजोर है और बाकी टीमें अभी तक यहां नहीं पहुंची है। अभी हमला करना सबसे सही रहेगा। झान लान ने तुरंत झाओ लियांग को सिग्नल दिया, लेकिन तभी वुल्फ किंग को कुछ महसूस हुआ। उसने सिर उठाया और हमारी तरफ घूरते हुए गुर्राया। उसकी गहरी हरी आंखें हमें चेतावनी दे रही थी, लेकिन हमारे लिए वो पहले से आधा मरा हुआ था। अब जब वो हमें देख चुका है तो छूटने का कोई मतलब नहीं, तेजी से हमला करना होगा। झान लान बिजली की तरह आगे बढ़ा। झाओ लियांग ने जोर से जमीन पर पैर मारा और आगे कूदा। उसकी सारी लाइफ फोर्स एक साथ फूट पड़ी। उसकी तलवार हवा चीरते हुए सीधे वुल्फ की गर्दन पर गिरी। उसकी स्पीड और पावर देखकर साफ था कि अगर मैं उसकी जगह होता तो एक ही वार में खत्म हो जाता, लेकिन वुल्फ किंग ने बस अपना पंजा उठाया और उस वार को रोक लिया। धातु टकराने की आवाज गूंजी और चिंगारियां उड़ी। उसने उस भारी वार को आसानी से झेल लिया। झाओ लियांग 10 मीटर दूर जा गिरा। उसका हाथ सुन्न हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि संतोष था। उसकी ताकत अब सिर्फ लो लेवल बीस्ट जनरल जितनी रह गई है। उसी समय मुझे पता चला कि झान लान गायब हो चुका है। अगले ही पल साइड से एक चमक आई। उसकी ब्लेड ने वुल्फ के शरीर पर एक और गहरा घाव बना दिया। वुल्फ दर्द से चिल्लाया और उस दिशा में वार किया, लेकिन झान लान पहले ही पीछे हट चुका था। दोनों को पता था कि सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्हें धीरे धीरे उसे कमजोर करना था। यह सबसे सही स्ट्रेटेजी थी। इसके बाद झाओ लियांग फिर से हमला करने गया और झान लान भी साथ में कूद पड़ा। एक सामने से अटैक करता और दूसरा मौके देखकर साइड से वार करता। उनकी टीम वर्क कमाल की थी। 3 लगातार वार वुल्फ पर लगे। उसके पुराने घाव फिर से फट गए। दर्द से उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा। फिर अगली लहर आई। झाओ लियांग फिर से तलवार लेकर दौड़ा। झान लान पीछे था, लेकिन इस बार वुल्फ ने अपनी डिफेंस छोड़ दी। उसने सीधे झान लान को टारगेट किया। अगले ही पल उसका विशाल शरीर गायब हो गया। झान लान का दिल धड़क उठा। वो तुरंत पीछे कूदा, लेकिन उतरने से पहले ही वुल्फ उसकी तरफ मुंह खोलकर झपट पड़ा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। झाओ लियांग पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ा। वो वुल्फ को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी स्पीड वुल्फ से कम थी। झान लान ने खुद को बचाने की उम्मीद छोड़ दी और अपनी ब्लेड सामने कर ली। तभी अचानक दूर से एक भाला उड़ा और साथ ही आवाज आई, झाओ लियांग और गाओ सेंट हान। झान लान ने तुरंत अपनी पोजीशन बदली। धातु टकराने की तेज आवाज आई। भाले की ताकत से उसका शरीर पीछे धकेल दिया गया। जहां वो खड़ा था वहां भाला जमीन में धंस गया। अगले ही पल वुल्फ ने उस भाले को एक ही काट में तोड़ दिया। अगर वो वार झान लान पर लगता तो वो वहीं खत्म हो जाता। हालांकि वो बच गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वुल्फ ने तुरंत फिर से उस पर हमला किया। इस बार झान लान ने समय रहते बचाव किया और तभी झाओ लियांग का फुल पावर अटैक आया। उसकी तलवार में जबरदस्त ताकत थी। वुल्फ ने उसे रोकने के लिए अपना टारगेट बदल दिया।
उसने पंजे से तलवार पर वार किया। धमाके जैसी आवाज गूंजी। पूरी गुफा हिल गई। छत से पत्थर गिरने लगे। झाओ लियांग पीछे फेंका गया, लेकिन उसने तलवार जमीन में गाड़कर खुद को संभाल लिया। झान लान भी पीछे हटकर गाओ सेंठान के पास आ गया। धन्यवाद, तुमने जान बचा ली, उसने गाओ सेंठान से कहा। बात बाद में करेंगे, अभी ये असली लड़ाई शुरू होने वाली है। तुम दोनों अकेले इसे नहीं संभाल सकते। अब हमें भी लड़ाई में उतरना होगा। मैं बस इसका ध्यान भटकाऊंगी, बाकी तुम दोनों संभालना। झानलान और झाओ लियांग ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। फिर झानलान ने अपने स्टोरेज से एक लंबा भाला निकाला और गाओ सेंठान को दिया। क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। जल्दी करो, आगे बढ़ो। तीनों एक साथ हमला करने दौड़े। मैं अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप वुल्फ के पास पहुंच गया। इस बार झाओ लियांग पूरी ताकत से लड़ रहा था और झानलान हर बार उसके घाव को और बड़ा कर रहा था। गाओ सेंठान साइड में खड़ा मौका देख रहा था। हर बार जब झानलान हमला करता, वो भी साथ में वार करता और उसका दबाव कम करता। धीरे धीरे वुल्फ का घाव और बड़ा होता गया। खून लगातार बह रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और वुल्फ को भी ये बात समझ आ गई थी। उसने सिर उठाकर एक लंबी दहाड़ लगाई। मुझे अचानक लगा कि मेरा दिमाग धुंधला हो गया है। फिर एक अजीब सा सुन्नापन और कंफ्यूजन मुझे पकड़ लिया। मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं था और वो खुद ही स्टील बोन वुल्फ किंग की तरफ रेंगने लगा। बाकी तीनों ने इंस्टिंक्ट से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उनका दिमाग फिर भी उस अटैक से बच नहीं पाया। उनके शरीर भी एक पल के लिए सुन्न हो गए। वुल्फ किंग तो ऐसे मौके को छोड़ने वाला था ही नहीं। उसकी लाल आंखें पूरे बैटलफील्ड पर घूमी। अगले ही पल वो झाओ लियांग और झान लान की तरफ झपटा। उसने अपना पंजा उठाया और जोर से नीचे मारा। झाओ लियांग और झान लान सीधे उड़कर गुफा की दीवार से टकराए। उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। दोनों पूरी तरह कॉम्बैट से बाहर हो चुके थे। अब वुल्फ किंग की नजर धीरे धीरे घूमकर गाओ सेंठान पर आ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि गाओ सेंठान के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह शांत दिख रही थी। सोल डिस्ट्रक्शन नीडल। गाओ सेंठान, जो अभी तक बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, अचानक धीरे से मंत्र बोली और उसी पल पूरी गुफा में एक तेज तूफानी झोंका फैल गया। वुल्फ किंग, जो अभी हमला करने वाला था, वहीं जम गया। उसकी आंखें खाली हो गई। उसी समय मैं भी उस दहाड़ के असर से बाहर आ गया, लेकिन इस स्किल को यूज करने के बाद गाओ सेंठान पूरी तरह कमजोर हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सियाबाए, उसकी आवाज आई। मैं तुरंत समझ गया। मैं बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा और वुल्फ के पेट के घाव में अपने दांत गड़ा दिए। मैंने बिना रुके अपना पूरा जहर उसमें उड़ेल दिया। मैं लगातार जहर डालता गया, जैसे वो खत्म ही ना हो। लॉर्ड लेवल बीस्ट की डिफेंस बहुत खतरनाक होती है। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसकी लाइफ फोर्स मेरे जहर को दबा रही है। फिर भी वो अभी तक गिरा नहीं था। अब मैदान में तीनों लोग आउट हो चुके थे। अगर मैंने ये मौका मिस कर दिया तो आज हम सब यहीं खत्म हो जाते। जैसे ही मैंने देखा कि वुल्फ होश में आने वाला है, मैंने एक पागलपन भरा फैसला लिया। मैं सीधे उसके शरीर के अंदर घुस गया। तेज दर्द से वुल्फ तुरंत होश में आ गया। वो दर्द से चीखने लगा। मैंने अंदर से उसके मांस को काटना शुरू कर दिया और फिर अपना जहर सीधे उसके अंदरूनी अंगों में छोड़ दिया। बाहर की डिफेंस चाहे कितनी भी मजबूत हो, अंदर तो उतनी मजबूत नहीं हो सकती। वो दर्द से तड़पने लगा। खून धारा की तरह बहने लगा। उसकी दहाड़ धीरे धीरे कमजोर होती गई। कुछ ही सेकंड बाद वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ा सा तड़पा और फिर शांत हो गया। क्या सच में हो गया? तीनों, जो मुझ पर उम्मीद लगाए बैठे थे, हैरान रह गए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। तभी अचानक उसका पेट फूल गया। उनके हाथ तुरंत हथियार पर कस गए, लेकिन अगले ही पल उसके पेट से मैं बाहर निकला। मेरे मुंह में उसका एक अंदरूनी अंग था। मैं पूरा खून से लथपथ था, लेकिन पूरी तरह एनर्जी से भरा हुआ। सिस्टम की आवाज आई। बधाई हो होस्ट, आपने लॉर्ड लेवल स्टील बोन वुल्फ किंग को निगल लिया। आपको 320 लाइफ फोर्स पॉइंट्स मिले। आपको 220 क्लींसिंग पॉइंट्स मिले। नई ब्रॉन्च अनलॉक स्टील बोन एक्टिव करने पर आपके शरीर की सारी हड्डियों की मजबूती बढ़ेगी। सच में लॉर्ड लेवल बीस्ट अलग ही लेवल का होता है। सिर्फ एक टुकड़ा खाने से ही इतना सब मिल गया। इतनी भारी लाइफ फोर्स मेरे शरीर में उबलने लगी। मुझे लगा जैसे मैं अंदर से फट जाऊंगा। ये वही फीलिंग थी जो पहली बार मिक्स्ड ब्लड पिल खाने पर आई थी। यहां तक कि लेवल 4 का एनहांस डाइजेशन भी इसे संभाल नहीं पा रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे इसे और अपग्रेड करना पड़ा। उधर तीनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। वुल्फ किंग की मौत का मतलब था लूट का बंटवारा, लेकिन अगर गाओ सेंठान ने उसे स्टन ना करता और अगर मैं अंदर घुसकर उसे खत्म ना करता, तो आज झान लान और झाओ लियांग खुद उसका शिकार बन चुके होते। आखिर में गाओ सेंठान ने ही चुप्पी तोड़ी। यह रुकना ठीक नहीं है,
सिस्टर झान, पहले इस वुल्फ का शरीर स्टोर करो, बाकी बात बाहर जाकर करेंगे। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। सही कहा, पहले यहां से निकलते हैं। झान लान ने हाथ घुमाया और वुल्फ का पूरा शरीर अपने स्टोरेज आर्टिफैक्ट में रख लिया। गाओ सेंट हान ने मुझे वापस स्पिरिट बेल्ट में रख लिया और फिर तीनों तेजी से गुफा से बाहर निकलने लगे। लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें आवाजें सुनाई दी। इस खान से लड़ाई की आवाज आ रही है। स्टील बोन वुल्फ किंग यहीं है, जल्दी करो।